नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे महाखतरे को डिकोड करने जा रहे हैं जो बस हमारे दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। 2026 का सुपर एल नीनो। ये कोई आम मौसम का उतार चढ़ाव नहीं है। इसके पीछे की साइंस और हम सब पर पड़ने वाले इसके असर को समझना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स में डाइव करते हैं। 2 करोड़। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। साल 1877 की गर्मियों में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक ऐसा खौफनाक अकाल देखा था कि हर सड़क, हर गांव में बस तबाही का मंजर था। लोग खाने पानी के लिए तरस रहे थे। अकेले इस अकाल ने लगभग 2 करोड़ लोगों की जान ले ली और देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये इतिहास हमें बहुत ही डरावने तरीके से याद दिलाता है कि मौसम की मार कितनी भयंकर हो सकती है। लेकिन रुकिए, ये तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसी साल चीन, ब्राजील, इजिप्ट और सदर्न अफ्रीका में भी लाखों लोग मारे गए थे। अमेरिका के मिनेसोटा में तो हालात ऐसे थे कि उस साल को द ईयर विदाउट अ विंटर कहा गया, मतलब सर्दियां आई ही नहीं। ये साफ दिखाता है कि इस नेचुरल डिजास्टर का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और सच कहूं तो धरती का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं रहता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयंकर तबाही की वजह क्या थी और ये अब वापस क्यों आ रहा है। देखिए, इसकी असली वजह कोई भूकंप या बीमारी नहीं थी, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि पेरू के तट से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के एक छोटे से हिस्से में होने वाला प्राकृतिक बदलाव इसका जिम्मेदार था। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे नोटिस किया और इस जानलेवा समुद्री घटना को बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया, अल नीनो, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। प्रशांत महासागर में असल में होता क्या है, चलिए इसे आसानी से समझते हैं। नॉर्मल दिनों में समंदर के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को धकेलकर साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं और नतीजा, वो सारा गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास ही फंसा रह जाता है। चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। होता यह है कि सबसे पहले ये ट्रेड विंड्स कमजोर होती हैं। दूसरा, समंदर की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। और तीसरा, जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी एक साथ गर्म होता है ना, तो पूरी दुनिया के बारिश और मौसम के पैटर्न पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसी शिफ्ट की वजह से भारत और साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर सूखा पड़ता है। सेक्शन 2, द 2026 मेगा थ्रेट, यानी 2026 का महाखतरा। लगभग 140 सालों के बाद यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्टिंग सेंटर और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2026 में एक सुपर या मेगा अल नीनो वापस आ रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। नोआ की इस एडवाइजरी के अनुसार मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो के बनने के 61% चांस हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये टाइमिंग हमारे लिए सबसे बुरा सिनेरियो क्यों है, क्योंकि अल नीनो ठीक उसी समय अपने पीक पर पहुंचेगा जब भारत का मॉनसून अपने पीक पर होता है, यानी ठीक उसी वक्त जब हमारी फसलों को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये फिनोमेनन सब कुछ रोक सकता है। अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो ये नंबर लिटरली डराने वाला है, 2.9 डिग्री सेल्सियस। देखिए, पहले के समय में जब अल नीनो आता था तो वो तापमान को लगभग 1.5 डिग्री बढ़ाता था, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री ज्यादा है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक ऐसा भयानक तापमान बन जाता है जो इंसानी इतिहास में पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। और ये शानदार तरीके से समझाता है कि ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो एक साथ मिलकर कैसे तबाही मचाते हैं। इसे कुछ ऐसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए एक कमरा है जिसका तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है और कोई आकर वहां एक फुल पावर स्पेस हीटर भी ऑन कर दे। बिल्कुल यही है आज का क्लाइमेट चेंज और सुपर अल नीनो का खतरनाक कॉम्बो, एकदम घुटन भरा। द 4 लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट, असर की 4 परतें। अब देखते हैं कि ये आने वाला तूफान सिर्फ मौसम तक सीमित क्यों नहीं है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी को कैसे हिला के रख देगा। तो इसका असर 4 अलग अलग लेयर्स में दिखेगा। पहली लेयर है मॉनसून, जिसके नॉर्मल से कम यानी सिर्फ 92% रहने की उम्मीद है। दूसरी लेयर है हमारी खेती। भारत की 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है, तो सोचिए इस पर कितना बड़ा रिस्क है। तीसरी लेयर रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी, और चौथी लेयर हमारी जेब। हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि नॉर्मल अल नीनो में ग्लोबल नॉन फ्यूल प्राइसेस 5% बढ़ते हैं, लेकिन एक सुपर अल नीनो के दौरान फूड इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ सकता है। मतलब सीधा असर घर के राशन के बजट पर।
अर्बन हीट एंड द सिस्टमिक ब्लाइंड स्पॉट। शहरी गर्मी का खतरा और एक ऐसी समस्या जिसे लगातार अनदेखा किया जा रहा है। 2024 की रिकॉर्ड तोड़ गर्मियों ने हमें एक डरावना ट्रेलर दिखा दिया है कि हमारे शहरों का भविष्य कैसा होने वाला है। राजस्थान के चूरू, गंगानगर और दिल्ली जैसे शहरों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, जरा उसे समझिए। 2024 में दिल्ली में दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जो ज्यादा लग सकती है, लेकिन रात के तापमान में 4.4 डिग्री का भारी स्पाइक आया। ये कंक्रीट के जंगल दिन भर गर्मी सोखते हैं और हजारों एसी बाहर गर्म हवा फेंकते हैं। रात को जब ये कंक्रीट अपनी गर्मी छोड़ता है तो रातें सच में जानलेवा हो जाती हैं, क्योंकि शरीर को ठंडा होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल पाता। और इस एक्सट्रीम गर्मी का सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है। अनुमान है कि सिर्फ 2024 में हीट वेव की वजह से भारत ने 194 बिलियन डॉलर्स का नुकसान झेला, और सबसे ज्यादा मार पड़ी उन 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स पर जो कड़ी धूप में बाहर काम करते हैं। डेटा के मुताबिक तापमान में सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने से इन वर्कर्स की डेली कमाई 14% तक गिर जाती है, और हीट वेव के दौरान यह नुकसान 40% तक पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी आधी कमाई तो पानी, बर्फ और दवाइयों जैसी बेसिक चीजों में ही खर्च हो जाती है। अब अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो अलग-अलग रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। साल 2000 से 2020 के बीच सरकारी एजेंसी एनसीआरबी का कहना है कि हीट वेव से 20,000 से ज्यादा मौतें हुईं, जबकि मौसम विभाग का आंकड़ा 10,000 के करीब है। वहीं इंडिपेंडेंट एनालिसिस का अनुमान है कि हर साल गर्मियों में लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं। इस भारी अंतर की एक बड़ी वजह यह है कि डेथ सर्टिफिकेट्स पर डॉक्टर्स अक्सर मौत की वजह ऑर्गन फेलियर लिखते हैं और गर्मी को एक ट्रिगर के रूप में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। हम यहां बस इन सारे सोर्सेस के फैक्ट्स रख रहे हैं। और ये पॉलिसी फैक्ट इस पूरी स्थिति को और भी क्लियर कर देता है। आधिकारिक रूप से भारत में 12 तरह के नेचुरल डिजास्टर्स नोटिफाइड हैं। इनमें कोल्ड वेव तो शामिल है, लेकिन हीट वेव नहीं। सरकारी रिपोर्ट्स और संसदीय बयानों को देखें तो हीट वेव को इस लिस्ट में शामिल करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। इसका एक बड़ा असर ये होता है कि हीट वेव को डिजास्टर ना मानने की वजह से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत मिलने वाला 4 लाख रुपए का मुआवजा बाईपास हो जाता है। सर्वाइवल, एजेंसी एंड सॉल्यूशंस, इन सारे भारी भरकम और डराने वाले डेटा के बाद अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम बात करेंगे उन ठोस कदमों की जो बचाव के लिए उठाए जा सकते हैं, वो भी लोकल लेवल पर। तो सवाल ये आता है कि एक अकेला इंसान इतने बड़े सुपर अल नीनो के खिलाफ आखिर कर ही क्या सकता है। माना कि कोई अकेला पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को तो नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ बहुत ही असरदार और लोकल सॉल्यूशंस हैं जिनसे आसपास की कम्युनिटी को सुरक्षित रखा जा सकता है। 12 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। अगर बाहर सड़क का तापमान बहुत ज्यादा है तो उसे 12 डिग्री तक कम किया जा सकता है। और इसका सबसे सिंपल प्रूवन तरीका क्या है? बड़े और पुराने पेड़। रिसर्च बिल्कुल साफ बताती है कि मैच्योर पेड़ पैदल चलने वालों के लेवल पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की गजब की ताकत रखते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत का डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी के मुताबिक हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और नासिक जैसे शहरों में इसके कई उदाहरण हैं। एक्सपर्ट्स इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि पुराने पेड़ों को बचाना नए पौधे लगाने से कई ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लगाए गए 90% नए पौधे तो बड़े होने से पहले ही सूख जाते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहला काम, अपने मोहल्ले के पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए। दूसरा, बाहर जाते समय हमेशा 10 रुपए वाला ORS का पैकेट पास रखिए। ये डिहाइड्रेशन के खिलाफ हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। तीसरा, बाहर धूप में काम करने वाले वर्कर्स को पानी और छांव ऑफर कीजिए, और हो सके तो घरों में सोलर पैनल लगाइए। आज सोलर पैनल काफी सस्ते हो गए हैं और ये उस इलेक्ट्रिक ग्रिड पर हमारी निर्भरता कम करेंगे जो आज भी 70% कोयले पर ही चलती है। और आखिर में इस पूरी चर्चा को मैं एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, 2026 में पैदा होने वाले बच्चे के लिए गर्मियों का असली मतलब आखिर क्या होगा? क्या उनके लिए 45 डिग्री सेल्सियस ही एक नया नॉर्मल बन जाएगा? और वो 30 या 35 डिग्री वाली खुशनुमा गर्मियां जो हमने देखी हैं, क्या वो उनके लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आने वाले कल के बारे में गहराई से सोचने पे मजबूर करता है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए, अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए।